गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हम सेकंड यूनिट के बारे में बात करते हैं। सेकंड यूनिट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब भी आप इस सिलेबस को रीड आउट करो तो एक बार जो यूनिट है, यूनिट के ऊपर उन्होंने हेडिंग दी हुई है, उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो हेडिंग है और उसमें आगे अगर हम हेडिंग को समझ लेते हैं तो उसी से संबंध में आगे सारा पॉइंट दिया जाता है कि हमने उस यूनिट में क्या पढ़ना है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग से सीधा सा मतलब क्या है कि हमने जो बच्चे सीख रहे हैं उसको असेस कैसे करना है। अब एक टीचर का काम सिर्फ क्लास में पढ़ाना ही नहीं है, उसके साथ साथ जो पढ़ाया गया है उसकी जांच करना भी है। अब जांच कैसे की जाए ये भी टीचर को पता होना बहुत ज़रूरी है। अब क्लास में एक टीचर क्वेश्चन करवा रहा है, करवाने के दौरान भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों से, रिटन में भी पूछ सकता है, ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी पूछ सकता है। तो ये उसके एक अलग अलग मेथड्स हैं। तो जब आप असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर पढ़ोगे तो इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि एक टीचर बनने के साथ साथ आप अपनी टीचिंग क्वालिटी एंड टीचिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड यूनिट में हम देखते हैं, सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग, के सीखने के संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष कौन से हैं। सबसे पहले जब हम इनकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो इसमें इन्होंने एक लाइन दी है, रिवाइज द टैक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव 2001। पहले जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ने ऑब्जेक्टिव दिए थे उन्हीं की रिवाइज्ड फॉर्म के बारे में यहाँ बात की गई है कि जो समय के अनुसार बदलाव आया है उनमें जो कुछ बदलाव किया गया है 2001 के अनुसार, अब बच्चों के सीखने के संबंध में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें है कंस्ट्रक्टिंग टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड राइटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें आपको ये बताया गया है कि आप राइटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के क्वेश्चनों की अलग अलग कैसे फॉर्म तैयार की जा सकती हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसमें आपके शॉर्ट में दिया हुआ VSA, वेरी शॉर्ट आंसर, ET ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। जब हम बच्चे को असेस करते हैं तो टीचर अपनी सहूलियत के अनुसार, समय के अनुसार अलग अलग तरह के क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। जैसे कि इसमें वेरी शॉर्ट आंसर भी क्वेश्चन, जैसे हम पेपर में देखते हैं, पेपर में हमारे पास 3 या 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसको हमें 2 या 3 लाइनों में लिखना होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसके साथ में कुछ ऑप्शन भी दिए होते हैं, उसमें से हमें उसका आंसर चूज़ करना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो 10 नंबर के या 16 नंबर के बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें इन क्वेश्चनों को किस बिहाफ पे तैयार करना है, अब सामने वाले को जब हम असेस करते हैं, असेस करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो सिखाया है उनमें किन किन पॉइंट को चेक करें कि हमें ये बात क्लियर हो जाए कि सामने वाला ये चीज़ सीख चुका है। तो हम उसमें उसी के बिहाफ पे हम अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस का हमें पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि सामने वाले के अचीवमेंट, उसने कितना सीखा है। मान लीजिए एक बच्चा है जो आज हमने सिलेबस करवाया है या सब्जेक्ट का टॉपिक करवाया है, उसने उसमें से कितना सीखा है। तो ठीक उसी तरह से एक टीचर को ये पता होना चाहिए अचीवमेंट टेस्ट क्या है, अचीवमेंट टेस्ट को तैयार कैसे करते हैं। इसमें हम करेंगे इसके स्टेप्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है और उसके यूजेस क्या हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये दोनों टेस्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। हमें ये एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको ये पता होना चाहिए कि अचीवमेंट टेस्ट कैसे तैयार किया जाता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे तैयार किया जाता है। इसमें भी सिंपली उन्होंने बात की है कि स्टेप्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं एंड इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं इसकी, एंड द लिमिटेशंस क्या हैं। लास्ट पॉइंट है इनमें काइंड्स ऑफ टास्क। काइंड ऑफ टास्क का मतलब है जो टीचर क्लास में बच्चों को अलग अलग काम देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट बनाना, असाइनमेंट तैयार करना या परफॉर्मेंसेस, बच्चों के किसी भी तरह की एक्टिविटी करवाना और उसकी परफॉर्मेंस को चेकआउट करना। तो जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें हमने सीखा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि जो सीखा है उसको कैसे असेस किया जाए, उनको कौन कौन से टूल हैं जिनके थ्रू हम उनको असेस कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम जान सकते हैं। थर्ड यूनिट भी उसी से रिलेटेड है, असेसमेंट प्रोसेस एंड टूल क्या है।
जो चारों यूनिट हैं वो एक दूसरे से रिलेट हैं। फर्स्ट यूनिट में उन्होंने इंट्रोडक्शन की बात की है, सेकंड यूनिट में असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समझाया कि इसका मतलब क्या है। अब तीसरे में उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि वो कौन से टूल हैं जिनसे हम इनको असेस कर सकते हैं। टूल्स सबसे पहले है नीड ऑफ CCE, इट्स इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर। अब CCE क्या है? कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करता है। कहते हैं इसकी एक तो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है एक टीचर के लिए। प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर, अब इसमें कौन कौन सी दिक्कतें टीचर फेस करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स। मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ओरिएंटेड टूल्स क्या हैं? जो एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या है, दूसरा है चेकलिस्ट क्या है, रेटिंग स्केल क्या है, एनकाडेटल रिकॉर्ड कार्ड क्या है। इसमें एक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके हम इसको ऑब्जर्वेशन, जैसे हम इसमें मेनली क्या पढ़ेंगे, कम्प्लीटली मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन के यूजेस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, और हम उनको किस तरह से क्लास में बच्चों की ऑब्जर्वेशन करते हुए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक ऐसा टूल है जो हर टाइम हम यूज़ करते हैं, बट वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए इस ऑब्जर्वेशन टूल को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में भी हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट रखे होते हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं। तीसरा है रेटिंग स्केल की बात करते हैं। लास्ट में एनकाडेटल रिकॉर्ड कार्ड की बात करता है, जिसके थ्रू हम बच्चों के जो बैकग्राउंड पीछे से चले आ रहा रिकॉर्ड है। एनकाडेटल रिकॉर्ड कार्ड क्या होता है? एक ऐसा बच्चे का कार्ड होता है जो उसकी पिछली अभी तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में हमें सजेस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस क्या है। इसी में जो थर्ड पॉइंट है वो है असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस। नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक क्या है? इसमें हम ना ग्रुप्स की नेचर के बारे में समझेंगे। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स की नेचर क्या होती है। सबसे पहले इन्होंने बात किया नेचर ऑफ ग्रुप डायनेमिक क्या है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स क्या हैं। अब सोशियोमेट्रिक का मतलब होता है समाजमिति टेक्निक्स। इसमें हम एक्चुअली बात क्या होती है कि क्लास क्या है, एक छोटा समूह है। क्लास में मान लीजिए हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने आप में एक छोटे समूह का निर्माण करता है। हम उसी 30 बच्चों के 4-4 बच्चों के ग्रुप बना सकते हैं, 6-6 बच्चों के ग्रुप बना सकते हैं। अब वो जो ग्रुप बनाएंगे वो ग्रुप में काम कैसे करते हैं, हम उस ग्रुप से ज़्यादा बेहतर काम कैसे ले सकते हैं। ओवरऑल लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? वो होता है कि बच्चे सीखें, वो किसी भी तरह से सीखें, ग्रुप में रहकर सीखें, अपने आप से सीखें, बोर्ड से सीखें, करके सीखें, कैसे सीखें। तो यहाँ पर हमें एक नेचर ऑफ ग्रुप के बारे में भी बेहतर ढंग से पता होना चाहिए कि अगर हमारा काम किस वे से अच्छी तरह से हो सकता है। अगर ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक टीचर ऑब्ज़र्व करके सामने वाले की कमियों को पॉइंट आउट कर लेता है और उसको उन कमियों से उभरने में हेल्प करता है तो ऑब्जर्वेशन टूल बहुत अच्छा है। अगर उसको लगता है कि बच्चे आपस में ग्रुप में बैठकर एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर सीखते हैं तो उनको सिखाने के बाद एक ऐसा ग्रुप बनाया जा सकता है जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प से सीखे। तो जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ ग्रुप प्रोसेस कि ग्रुप कैसे काम करते हैं। इसमें हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स क्या है, ग्रुप बनाने के स्टेप्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। क्राइटेरिया फॉर असेसिंग टास्क क्या है, अब इसमें इनके काम को असेस करने की क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्राइटेरियाज फॉर असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल इन द कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशंस। लास्ट में इन्होंने बात की है जो सोशल स्किल इन द कोलैबोरेटिव, सामूहिक तौर पर या कोऑपरेटिव आपस में एक दूसरे के सहयोग से जब हम सीखते हैं तो उन सिचुएशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे टीचर अपनी क्लास में। द लास्ट ऑब्जेक्टिव टू लर्न समथिंग, वो किसी भी तरह से बच्चे सीख सकते हैं। लास्ट है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो में मीनिंग, पोर्टफोलियो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर ही एग्ज़ाम में आया रहता है। पोर्टफोलियो में भी क्या है कि हम बच्चों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसमें उन्होंने कहा मीनिंग क्या है इसका, स्कोप क्या है, यूजेस क्या है, इन तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। डेवलपिंग एंड असेसिंग द प्रोफाइल, डेवलपमेंट ऑफ रूब्रिक्स, इसमें जैसे रूब्रिक के बारे में बात की गई है और पोर्टफोलियो के बारे में बात की है, उन दोनों के बारे में हम इसमें भी पढ़ेंगे। लास्ट है आपकी फोर्थ यूनिट कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशंस एंड द रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब ये तीन जो यूनिट्स थी उसमें फर्स्ट में उसने
उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की है। सेकंड में उसने असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की है कि जो सिखाया जाना है उसको असेस कैसे करें। तीसरे में असेस करने के लिए टूल कौन से यूज़ करने हैं उसके बारे में बात की है। ये तीनों यूनिट्स अपने आप में एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। जो फोर्थ यूनिट है वो थोड़ी डाटा इंटरप्रिटेशन से जुड़ी हुई है। यहाँ तक जो हमने तीनों यूनिट में पढ़ा है ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। जो फोर्थ यूनिट है वो बात करेगी इंटरप्रेटिंग ऑफ डाटा के बारे में। जैसे कि इसकी फर्स्ट यूनिट है इंटरप्रेटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, के बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उनको हम किस किस वे से इंटरप्ट कर सकते हैं। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, सबसे पहले जो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियन, मोड क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलन क्या होता है। उसके बाद है परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट है जैसे जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जिन्होंने पढ़ा हुआ है या +1 +2 में किसी ने इकोनॉमिक्स ली हुई है तो वो इन सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा जानते होंगे। तो जो आपकी फोर्थ यूनिट है वो डाटा से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए जो अभी तक मैंने पहली 3 यूनिट्स में बात की है वो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है कि क्लास में हमने टेस्ट कैसे तैयार किया, उन बच्चों के बारे में क्या हमने सजेशन लिए, क्या हमने इम्प्लीमेंट किया। पर फोर्थ यूनिट बात करती है जब हम किसी तरह का डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और डाटा कलेक्ट करने के बाद 2 के बीच में कंपैरिजन किया जाता है या 2 से 3 के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तो उनका जो एक वेरिएशन है वो किस रेशो तक का है। उन चीज़ों को जानने के लिए अगर हमने एक स्कूल का, दूसरे स्कूल का, तीसरे स्कूल का डाटा कलेक्ट कर लिया है तो उन तीनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन कौन से ग्राफ तैयार किया जा सकता है या इन सब के बारे में हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए स्टैटिस्टिक की। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी के बारे में है। दूसरा है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटीज़, विचलन के बारे में और परसेंटेज के बारे में है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमारे पास डाटा है तो हम उसको कौन सी फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसीज हैं, कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व है और नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है एनपीसी, परसेंटाइल। एनपीसी मतलब क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। फोर्थ पॉइंट है ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग में हम जानते हैं मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में फोर्थ यूनिट का रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर। अब जो चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं, सिखाने के बाद बच्चों की तरफ से जो फीडबैक आती है, पेरेंट्स की तरफ से फीडबैक आती है, एंड हाउ टू इम्प्रूव द टीचिंग। अब मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि टीचर का काम सिर्फ क्लास में पढ़ाने तक का नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ जैसे वो सामने वालों को असेस करता है तो उसको अपने काम को भी असेस करने के बारे में बात करता है। ये इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ लर्नर। आइडेंटिफाइंग, इस बात की पहचान करना जो स्ट्रेंथ हैं, जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, और जो वीकनेसेस ऑफ लर्नर हैं उन चीज़ को आइडेंटिफाई करना और उन चीज़ों को रिमूव करने के बारे में सजेशन देना। इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जो बच्चों की परफॉर्मेंस है उसको किस तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है, एज ए प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार करके, कम्युनिटिव रिकॉर्ड कार्ड तैयार करके, प्रोफाइल एंड देयर यूजेस एंड पोर्टफोलियो। ये जो थर्ड यूनिट के लास्ट के 2 पॉइंट हैं ये स्टूडेंट्स से बिलोंग करते हैं कि अगर हमने एक डाटा इंटरप्रिटेशन किया है, डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद हमने एक किसी नतीजे पर पहुँचे हैं तो उसको हम किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, उनके हम किस तरह से लिख सकते हैं, उन सब के बारे में बात करता है। तो कुल मिला के आपका जो असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर है उसका सिलेबस की एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने आपको फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसका फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसके बारे में मैं आपको शुरू करवाऊँगा। ओके, थैंक्स।